Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss our chapter number 4, which is cell and tissues. In chapter number 4, we have four parts of our chapter, in which first we will discuss about introduction, about cell, microscope and cell theory, discoveries of cell, prokaryotic and eukaryotic का difference. And in second part, we will discuss about cell structure and functions, in which we will study about cell wall, cell membrane, cytoplasm, nucleus, organelles, and in third part, we will discuss about cell size, transport and movement in plants, tissues, its types and function. Now let's start from our first part of this chapter, which is introduction about the cell. As I have told you in my first lecture about cell, each and everything was clear. Have you remember कि cell क्या है? The cell is the basic unit of life, right? Cell is the smallest unit of life है. किस तरह से कि दुनिया में जो भी जिंदा चीज है, आप, मैं, दरख्त, बिल्ली, बैक्टीरिया, सब सेल से मिलकर बने हैं. सो सेल इज द फैक्ट्री ऑफ लाइफ, और वी कैन से लाइफ फैक्ट्री, क्योंकि एक सेल खुद ही तमाम काम करता है. रेस्पिरेशन, सांस लेना, रिप्रोडक्शन, नस्ल बढ़ाना, न्यूट्रिशन, खाना हजम करना, ग्रोथ, नशोनुमा को बढ़ाना, एंड एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, गैर फालतू मटेरियल जो हमारे जिस्म से एक्सक्रीट आउट होता है उसको खारिज करना. मतलब सेल जो है वो अकेला ही जिंदा रहने के लिए काफ़ी है. सेल किस तरह से, अब इसमें हमने फोर इसकी क्या देखी. सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट. स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट किस तरह से है? बिकॉज सेल इज द स्मॉलेस्ट थिंग, सबसे छोटा एक जिंदा टुकड़ा है जिसमें डीएनए और प्रोटीन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो अकेले जिंदा नहीं. जैसे ईंट अकेली दीवार नहीं, वैसे डीएनए अकेले जिंदा नहीं. जिंदा होने के लिए सेल बनाना पड़ता है, और ये सेल एक दूसरे से मिलकर बनते हैं. फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स, एवरी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टाइनी बैक्टीरिया टू. अब ये जो सेल्स हैं ये मिलकर एक लिविंग थिंग बनाते हैं, चाहे वो बात हो रही हो एक टाइनी बैक्टीरिया की, या फिर एक बहुत बड़े ब्लू व्हेल की, जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है. चाहे कोई बहुत छोटा टाइनी लिविंग थिंग है या बहुत बड़ा, लेकिन वो उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? सेल ही होगी. उसके बाद इनक्रेडिबल नंबर्स. द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 37 ट्रिलियन सेल, और हर सेल हर सेकंड अपना काम कर रहा है. कुछ सेल सोच रहे हैं, कुछ सेल खून बना रहे हैं, कुछ बाल बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं. हर सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. परफॉर्म लाइफ फंक्शन, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि हर सेल में MRNERG है. M फॉर मूवमेंट, R फॉर रिप्रोडक्शन, N फॉर न्यूट्रिशन, E फॉर एक्सक्रीशन, R फॉर रेस्पिरेशन एंड G फॉर ग्रोथ. ये 6 काम जिंदा होने की निशानी होते हैं, और वो परफॉर्म कर रहा है लाइफ फंक्शन. इसीलिए हमने सेल को क्या कहा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. अब हम ये बात करते हैं कि हाउ वी कैन सी सेल. सेल के बारे में जो हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली, तो हाउ वी कैन सी सेल.
Scientists use microscope to study cell because cells are too small, we can't see from our naked eye. So हमें क्या चाहिए, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए जिसके ज़रिए हम सेल को देख सकें, बिकॉज 1 mm में 1000 सेल्स आ सकते हैं, इसलिए साइंटिस्ट को इसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। ये इतना छोटा होता है कि हम इसको अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। तो आपके सिलेबस में 3 टाइप्स की माइक्रोस्कोप का जिक्र है। सबसे पहले आ जाती है लाइट माइक्रोस्कोप। Light microscope uses light to magnify specimen। अब ये किस तरह से स्पेसिमेंस को मैग्नीफाई करती है? जो आपकी स्कूल लैब वाला माइक्रोस्कोप है ना, ये वो माइक्रोस्कोप होता है। और इसमें हम एग्जाम्पल इस तरह से दे सकते हैं कि एक आपने खून का सफ़ेद सेल लिया, बेस्ट फॉर लिविंग सेल इन मोशन, ठीक है, इससे ज़्यादा वो नहीं दिखा सकता। वो वाइट ब्लड सेल्स को आप जब स्लाइड में रख के देखते हो तो वो उसमें आपको ये दिखाता है कि लिविंग सेल्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं, कुछ मूव होती हुई आपको चीज़ नज़र आती है, लेकिन इससे ज़्यादा इन डिटेल आपको नहीं दिखा सकता वो। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप है। सेकंड टाइप जो होती है वो ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप होती है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है जो सेल की इन डिटेल स्टडी और स्ट्रक्चर हमें बताती है। we can see we can see or we can study about the mitochondria which is present inside the cell. We can study the detailed structure of internal cell, ठीक है। तो दिस इज बेस्ट माइक्रोस्कोप फॉर स्टडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। एंड थर्ड वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन को सेल की सरफेस से बड़ा कर देता है, 3D पिक्चर बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉस्किटोज की आइज, हेड और हेयर को 3D इमेजेस में कन्वर्ट करके उनको रिफ्लेक्ट करता है कि वो बड़ा हो, ताकि इजीली हम उनके टेक्सचर की स्टडी कर सकें, right? So we have studies 3 types of microscope: light microscope, which you are using at your school biology lab; transmission electron microscope, which is more important; and third one is scanning electron microscope. Now let's discuss about the history of cell. Who will discover the cell? अब सेल जो है ये कोई एक दिन में नहीं मिला, 2000 साल की कहानी है। एंड दिस 2000 years हैव 4 हीरोज। इन 4 हीरोज ने सेल के बारे में जानने की कोशिश की। एंड द फर्स्ट हीरो वॉज एशियंट ग्रीक। He was named Aristotle, proposed that all animal and plants are somehow related, but no one knew what is the basic unit of life. So Aristotle ने पहला बंदा था जिसने ये कहा कि प्लांट्स और एनिमल रिलेट करते हैं, लेकिन अरिस्टोटल को पता नहीं था कि इसकी बुनियाद क्या है। बट उसने बाद में आने वाले साइंटिस्ट के लिए एक आइडिया दे दिया। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च की जाती है और एक नई स्टेटमेंट कंक्लूड हो जाती है जो जिस पे रिसर्च नहीं हो पाती, लेकिन आने वाले साइंटिस्ट के लिए एक क्वेश्चन रह जाता है और वो उसके ऊपर फिर स्टडी करते हैं। इसी तरह एरिस्टोटल ने 300 BC, बिफोर क्रिस्ट, ये एक आइडिया दे दिया था। एंड रॉबर्ट हुक in 1665, he was a British scientist. उन्होंने यूज़ किया a self-made light microscope to examine a thin crook, ठीक है। उसने खुद माइक्रोस्कोप बनाया
और उसके बाद उसने यूज़ किया कि दरख्त की छाल का पतला टुकड़ा देखा उसने, उसे शहद के छत्ते जैसे छोटे काली कैमरे नजर आए। उसने उनका क्या नाम रखा? उसको शहद के छत्ते के जैसे काले काले से छोटे छोटे कमरे नजर आए और उसने उनका क्या नाम रखा? सेल्यूलूली। सेल सेल से, इसी से फिर सेल निकला है, सेलुलाए उन्होंने नाम रखा। ठीक है, सेलुलाए। दिस बिकेम सेल्स। लेटर ऑन जाके ये सेलुली या सेलुलाए, लेटर ऑन जाके आप इसको, डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो फिर इसी से जाके, सेलुलाए से जाके लेटर ऑन सेल बना। उसके बाद 1670s में एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी वैन लिवेनहुक। ये डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने फर्स्ट ये ऑब्जर्व किया कि लिविंग थिंग्स जो हैं, जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, टाइनी होते हैं, वो एनिमेलियस उन्होंने नाम दिया उन ऑर्गेनिजम्स को, और वो क्या थे? बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। एनिमेलियस या एनिमेक्युलस जो छोटे जानवर होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया हो गए या फिर प्रोटोजोआ हो गए, उन्होंने ये देखा कि जिंदा सेल है, यानी कि तालाब या गंदा पानी के अंदर माइक्रोस्कोप उन्होंने डाला और उन्होंने देखा कि एक टाइनी से एनिमल्स की तरह से हैं जो पानी के अंदर तैर रहे हैं। तो उन्होंने इसका नाम रख लिया एनिमलक्यूलिस या एनिमिक्यूलस। ठीक है, इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, तो उन्होंने इसका नाम ये रख लिया। इसीलिए एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने माइक्रो टाइनी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। और कहाँ से डिस्कवर किया था? पॉन्ड वाटर से। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 1809 में जीन बैप्टिस्ट। ये भी एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने प्रपोज किया कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ if its parts are not cellular tissues, reinforcing the cell concept। इन्होंने सेल का जो पीछे साइंटिस्ट कॉन्सेप्ट देते चले आ रहे थे, उसकी हिमायत की, उसको रीइंफोर्स किया और उन्होंने कहा कि कोई लिविंग बॉडी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती सेल के बगैर। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। और फिर फाइनली रॉबर्ट ब्राउन, जो कि ब्रिटिश बोटेनिस्ट हैं, उन्होंने सेल के अंदर गोल सी चीज ढूंढी, एंड दैट सर्कुलर थिंग इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस इनसाइड द सेल, a major step in understanding the cell structure। सेल का दिमाग होता है ये न्यूक्लियस। एंड दिस वाज अ ग्रेट डिस्कवरी, बिकॉज न्यूक्लियस के बगैर आप सेल को कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक ह्यूमन के अंदर जो उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है वो उसका ब्रेन होता है। इसी तरह रॉबर्ट ब्राउन कॉल्ड दिस न्यूक्लियस लाइक अ ब्रेन इनसाइड द सेल, right? So this was the major and important discovery in the field of biology. So after the discovery of cell, formulation of cell theory take place. How cell theory was built? जब डिस्कवरी हो गई सेल की, तो 3 साइंटिस्ट ऐसे आए, 3 to 4 साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने मिलके प्रीवियस नॉलेज को लेके आगे चले और उन्होंने मिलके थ्योरीज बनाई, राइट? तो सबसे पहले जर्मन बोटेनिस्ट आए, मैथियस शील्डन। मैथियस शील्डन ने स्टडी किया प्लांट टिश्यू को और उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट सेल थ्योरी की ये दी कि plants are aggregates of cell individual।
यानी कि पौधों की टिश्यू की स्टडी करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं ये मेड अप हुए हैं सेल से, यानी से सेल से मिलकर बने हैं। तो यही सेल थ्योरी का पहला जुमला था। ठीक है। उसके बाद उसी के एक साल बाद थ्यूडोर स्किवान आए, जो कि जर्मन जोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने मैथियस शील्डन की बात को एग्री करते हुए कहा कि जिस तरह प्लांट मिलकर बने हैं सेल से, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट है प्लांट्स की लाइफ का, प्लांट्स इंडिविजुअल का, तो इसी तरह सेल जो है, एनिमल टिश्यूज जो हैं वो भी मिलकर बने हैं सेल से। और एक एनिमल की भी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। यानी कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट हैं या चाहे वो एनिमल हैं, ये सब मिलकर बने हैं एक सिंगल बेसिक यूनिट सेल से। राइट। फिर 1855 में जर्मन साइंटिस्ट फिजिशियन थे एक, रिडोल्फ विर्को। रिडोल्फ विर्को ने प्रपोज की एक्सटेंशन, उन्होंने उन्हीं की बात के ऊपर मज़ीद तहकीक की, एंड उन्होंने एक नई चीज़ डिस्कवर की। उन्होंने वो नई चीज़ क्या डिस्कवर की? दे सेड दैट all living cells arise from pre-existing cells, right? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब नया सेल सिर्फ पुराने सेल के दो टुकड़े होने से बनता है। ठीक है। यानी कि उन्होंने ये बताया कि हवा में सेल खुद से नहीं बन जाता, कि एक सेल है और थोड़ी देर बाद मैजिक हुआ और दूसरा सेल आ गया। नो, बल्कि वही सेल जो एक था वो डिवाइड हुआ और वो एक से दो बन गए। इसी तरह फिर वो दो डिवाइड हुए और दो से चार बन गए। इसी तरह नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होता गया, और कोई भी एक लिविंग थिंग वजूद में आ गया, चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो एनिमल हो। तो ये वाली जो स्टडी है ये रुडोल्फ विर्को ने की थी। राइट। उसके बाद ल्यूस पेस्चर, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसी रुडोल्फ विर्को की स्टडी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए, उस ज़माने में लोग ये समझते थे कि गंदगी में खुद ही कीड़े पैदा हो जाते हैं। ठीक है। तो पेस्टर ने बोतल का एक्सपेरिमेंट करके साबित किया कि कीड़े के अंडे पहले से होते हैं तो ही सेल बनते हैं। यानी कि उस टाइम पे लोग ये समझते थे कि अगर कोई चीज़ गल सड़ रही है तो उसमें खुद ही कीड़े पैदा हो गए हैं। तो उसने कहा नहीं, उसके एग्स मौजूद हैं, इस वजह से उसके अंदर ये कीड़े पैदा हुए हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये जो रिडोल्फ विर्को था, इसके इस थ्योरी को जो उसने प्रपोज की थी उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया और लोगों को ये बताया। राइट। तो इस तरह से इन तीनों साइंटिस्ट के वर्क के बाद जो मॉडर्न सेल थ्योरी के थ्री की प्रिंसिपल बने, जो कि हम आज भी पढ़ते हैं अपनी सेल थ्योरी में, वो क्या है कि सेल थ्योरी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पीसेस ऑफ नॉलेज इन बायोलॉजी। तो वो व्हाट आर दीज थ्री प्रिंसिपल्स? Principle 1 is all living organisms are composed of one or more cells. As I have told you before in my previous slide, whether it's a tiny bacteria, one cell, or a blue whale, trillions of cells, all the cells are made from a basic unit is cell, right? Principle 2 is cells are the smallest living thing. The basic unit of organization of all organism. A cell is the smallest unit that can perform all function of life, right? And third one is cell arise only by division by previously existing cell. यानी कि ऑल ऑर्गेनिक, तीन प्रिंसिपल्स क्या हो गए? थ्री की प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल ये हो गया कि सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हैं, चाहे वो एक सेल हो या एक से ज़्यादा हो।
एग्जाम्पल उन्होंने दे दी, या टाइनी बैक्टीरिया हो सिंगल सेल का, या ब्लू व्हेल हो जो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, या ह्यूमन हो जो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है। सेकेंड, उस क्या प्रिंसिपल दिया कि सेल ही जो है वो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है ऑल ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। एंड थर्ड उन्होंने क्या बताया कि सेल्स किस तरह से बनते हैं, जो पहले वाला सेल होता है वही डिवाइड और रीडिवाइड होता है और न्यू सेल्स बनते हैं। तो ये थ्री की प्रिंसिपल्स हैं विच यू हैव टू लर्न इफ यू वांट टू learn about modern theory of cell, and this is very important question according to examination point of view. So students, you must learn these three principles, right? इसके बाद हम पढ़ते हैं exceptions to cell theory. Like we have studied about kingdoms, right? जिसमें हमने 5 kingdom system पढ़े थे अपने पहले वाले lectures में। तो उसमें हमने ये देखा था कि वायरस को, प्राइजन को एंड वायरॉइड्स को नहीं रखा गया था किसमें, 5 किंगडम सिस्टम में, बिकॉज दीज थ्री आर ए सेलुलर या फिर सब सेलुलर पार्टिकल्स, बिकॉज इनमें कुछ लिविंग थिंग्स वाली प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स वाली। इसी तरह सेल थ्योरी में भी इन को लेके कुछ एक्सेप्शंस थी। अकॉर्डिंग टू द first principle of cell theory, all living organisms are made of cells, but virus, poison, and viroids are not composed of cells. These are subcellular or acellular particles. Like वायरस जो है वो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोटीन के कवर और उसके अंदर होता है डीएनए या आरएनए, यानी कि खुद ये प्रॉपर सेल नहीं होता, ना ही ये सांस ले सकता है, ना ही ये खाना खा सकता है, सिर्फ जिंदा सेल के अंदर जाके उसे यूज़ करके बढ़ता रहता है। जैसे एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, ठीक है? तो ये वायरस अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ठीक है, और अपनी जो रिप्रोडक्शन है उसको खुद नहीं बढ़ा सकता, बल्कि इसको होस्ट सेल चाहिए होता है। और ये इसको अगर अपनी रिप्रोडक्शन बढ़ानी है तो इसको कोई ना कोई लिविंग होस्ट सेल चाहिए। इट्स सेल्फ ये लिविंग नहीं है, लेकिन जब ये लिविंग के अंदर जाता है तो इसमें लिविंग वाले ऑर्गेनिज्म की चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि वायरस जो है वो ए सेलुलर या सब सेलुलर है, यानी कुछ इसमें लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग की। इसी तरह प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स भी हैं जो कि मेड हुए हैं सिर्फ प्रोटीन से, और इनके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है, और ये डिफरेंट किस्म की डिजीज़ या इन्फेक्शन एजेंट के तौर पे होते हैं। और मैड काउ डिजीज़ एक बहुत अजीब सी बीमारी है, दिमाग की बीमारी है। ये उसमें एज अ इन्फेक्शन एजेंट काम करते हैं, बिल्कुल वायरस की तरह ए सेलुलर होते हैं, और इनको भी होस्ट सेल चाहिए होता है कोई, ताकि ये मल्टीप्लाई हो सकें और अपनी रिप्रोडक्शन को बढ़ा के उस इन्फेक्शियस एजेंट को बढ़ा सकें। इसी तरह वायरॉइड्स हैं, मेड ओनली शॉर्ट स्टैंड ऑफ आरएनए, इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को एंड क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, और पौधों को बीमार कर देते हैं। वायरस से भी ये छोटे होते हैं और पौधों के लिए डेंजरस होते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि जो हमने 5 किंगडम पढ़े थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया, ये तीनों उसके अंदर शामिल नहीं थे, क्योंकि वो जो हमने किंगडम पढ़े थे वो सब सेल से मिलकर बने थे। लेकिन ये क्या हैं, ये सब सेलुलर हैं, यानी कि ये सेल से मिलकर नहीं बने, लेकिन ये लिविंग थिंग्स के अंदर जाके कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी शो करते हैं कि हम इनको कह सकते हैं
कि ये लिविंग हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स वाली हैं, इसलिए इनको कहीं भी एग्जिस्ट नहीं किया गया और ना ही इनको क्लासिफाई किया गया है फाइव किंगडम सिस्टम में, क्योंकि ये लोग सेल से मिलकर नहीं बने ये तीनों। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और अगर आपको इस स्लाइड में कोई भी कंफ्यूजन है एंड आपको ये नहीं समझ आ रहा इसमें कुछ भी, तो कमेंट करें और उसमें आप क्वेश्चन पूछें, आपको अगेन एक्सप्लेन किया जाएगा। राइट, अब हम पढ़ते हैं टू टाइप्स ऑफ सेल्स, जो कि हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, साइज उनका बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ऑर्गेनील्स, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं और सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है इसमें। यूकैरियोटिक सेल में बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट्स आ जाते हैं। इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है जो बाउंडेड हुआ हुआ होता है बाकायदा न्यूक्लियर एनवलप से, और ये टाइपिकली 10 गुना लार्जर होते हैं प्रोकैरियोट सेल से। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, लार्ज राइबोसोम्स होते हैं, सेलुलोज प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और काइटिन फंजाई के अंदर होता है। राइट, यानी कि मेन इसमें आपने ये याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं, ये एवरेज यूकैरियोटिक सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना बड़ा होता है। जैसे एक कमरा और 10 कमरों का घर, एक कमरे का घर वर्सेस 10 कमरों का घर। तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स आए, 2 बिलियन साल के बाद यूकैरियोटिक सेल बने और एवोल्यूशन की ये वाली जो स्टोरी है ये स्टार्ट हुई। राइट, तो आज हमने क्या सीखा, क्विकली अगर हम कवर करें तो आज हमने ये सीखा कि अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. All living organisms are made of one or more cells. Then we have discussed about the three types of microscope. Then we discussed about the cell discovery. After the cell discovery, we will talk about who proposed cell theory. And after completion of cell theory, the modern definition, or we can say three principle of cells, वो हमने डिस्कस किया। एंड एट द लास्ट, प्रोकैरियोट्स मीन्स नो न्यूक्लियस एंड यूकैरियोट्स मीन ट्रू न्यूक्लियस, इनका डिफरेंस और इनके बाकी के डिफरेंसेस को देखा। तो हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह लेक्चर 2 जल्द अपलोड किया जाएगा। इस लेक्चर के हवाले से अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।